भारत की रहने वाली एक ऐसी नर्स जिसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा जागृत हो जाती है कि वो विदेश जाने का इरादा कर लेती है। पति के साथ मिलकर वो विदेश चली भी जाती है और विदेश जाने के बाद में पति के साथ में कुछ वर्ष रहती है और एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं होने के कारण से पति जो है वो बेरोज़गार रहता है, जिस कारण से वो भारत वापस लौट आता है अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में। पत्नी की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती है कि वो विदेश में ही रह जाती है और नर्स का काम करती रहती है। लेकिन कुछ समय बीतता है, उसकी एक व्यक्ति के साथ में जान पहचान बन जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा घटित हो जाता है उसके साथ कि वो आज फांसी के कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यमन में भारतीय मूल की फंसी हुई निमिषा प्रिया के बारे में। जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है कि हम पूरी भरसक मदद कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं निमिषा को बचाने के लिए, लेकिन क्या पूरी सच्चाई है, क्या पूरी कहानी है, आ जाइए हम आपको छोटे से एक स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से बताएं कि भारत की केरल की त्रिवेंद्रपुरम की रहने वाली निमिषा प्रिया, जो कि 2008 में पढ़ाई कर रही होती है नर्सिंग की, और नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान पढ़ाई में अच्छी होती है, पढ़ाई में उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है, जिस कारण से घर वाले उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में भेज देते हैं। और शहर में पढ़ाई करते करते निमिषा की 2011 में शादी हो जाती है और शादी के बाद में पति पत्नी जो हैं वो एक साथ रहते हैं। और एक साल के बाद में निमिषा पति से कहती है कि क्यों ना हम, जो मैंने नर्सिंग कर रखा है और इसके बाद में मेरी सहेलियां जो हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो मुझको कह रहे हैं कि क्यों ना मुझे विदेश में जाकर के ट्राई करना चाहिए। तो विदेश में जब उन्होंने तय किया जाने का तो उनके मन में आया कि कहाँ जाया जाए। तो उनके कुछ सोचने समझने के बाद में जो निमिषा प्रिया है उसने कहा अपने पति से कि हमें यमन चलना चाहिए। दोनों प्लान करते हैं, दोनों यमन चले जाते हैं। पति जो है वो कम पढ़ा लिखा रहता है, जिसके कारण से वो कुछ टैक्सी ड्राइवर का काम, ये इस प्रकार का कुछ काम करने लग जाता है। और पत्नी जो है वो नर्स रहती है और खूबसूरत भी रहती है, जिस कारण से उसे अच्छी जगह पर वहाँ पर नौकरी भी मिल जाती है, कि हॉस्पिटल के अंदर वो काम करने लग जाती है। दोनों के बीच में जो है हंसी खुशी से परिवार जो है वो चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन निमिषा जो है अपने पति को खुशखबरी सुनाती है कि मुझको मैं माँ बनने वाली, मैं माँ बन गई हूँ। जिसके पति जो है वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी के मारे जाते हैं, पार्टी करते हैं और जिस प्रकार से घर आते हैं और कुछ दिन बाद में बच्ची को जन्म देती है निमिषा। और ये सिलसिला चलता रहता है 2012-2013 तक। और जब एक बच्ची को देख रेख करने के लिए घर पे आवश्यकता होती है तो पति जो है वो देख रेख के लिए घर पे रह जाता है और पत्नी जो है काम करने के लिए बराबर जाया करती थी। इसी समय पर समय बहुत अच्छा बीत रहा होता है, दोनों हंसी खुशी से परिवार चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय बीतता है तो जो निमिषा और उसके जो पति हैं वो, उनको लगता है कि घर की आर्थिक स्थिति जो है वो यहाँ पर यमन में रहने लायक नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर होती जा रही है और टैक्सी का जो काम है वो उसके पति जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। जिसके कारण से निमिषा कहती है और दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है, जिसके कारण से पति कहता है कि मैं वापस केरल लौट जाता हूँ, तुम अकेले हो, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है, तुम पैसे जो है वो भेजा करना और यहाँ पर अच्छे से रहो। कुछ दिन में मैं भी जाकर के भारत में कुछ काम करता हूँ और दोनों मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि यमन की जो स्थिति थी उस समय थोड़ी ख़राब होती जा रही थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनती जा रही थी, जिस कारण से यमन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को नज़र आ रहा था। तभी वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं राशिद, और उनके द्वारा वहाँ पर तमाम जगह पर यमन की जो स्थिति को काबू करने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन स्थिति काबू नहीं हो पाती है। 2014 में जो पति है वो भारत वापस लौट आता है और पति केरला वापस लौट आता है। पत्नी वहाँ पर अकेले रहती है। तभी पत्नी की वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम तलहाल है, तलहाल अब्दू के नाम से एक व्यक्ति है, उसके साथ में उसका संपर्क होता है और दोनों की दोस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, जिसके कारण से दोनों में आपस में वो दोनों मिलकर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कुछ अपनी आगे की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए जो निमिषा है वो नर्स का काम करती है, जो अब्दू है वो
तलहल है जो वो पैसे वाला रहता है, जिस कारण से निमिषा उससे कहती है कि क्यों ना हम खुद का प्राइवेट एक क्लिनिक हॉस्पिटल डालें, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें सुधार भी आएगा और पैसे की बचत भी होगी। जो तलहल अब्दू है उसकी बात मान जाता है, और क्योंकि वो पैसे वाला रहता है और नर्स जो रहती है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहती है, तो वो किसी न किसी बात को लेकर के उसकी बात अपनी जो निमिषा की बातों को मानता है, और मानने के बाद में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो पति है जो केरल लौट आया हुआ रहता है, वो उस समय पर यमन की स्थिति जो है, देश की स्थिति जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती है, जिस कारण से वो उतनी ज़्यादा अच्छे से बात भी, संपर्क दोनों के बीच में, पत्नी और प्रिया और पति के बीच में संपर्क भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस कारण से काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। और पत्नी वहाँ पर जो क्लिनिक का काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख रेख करती है, जिसके कारण से क्लिनिक जो है वो बहुत अच्छा उस ज़िले के अंदर क्लिनिक का नाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। जो पेशेंट हैं काफ़ी ज़्यादा वो नर्स के जो काम से प्रभावित होते हैं, जिस कारण से कमाई अच्छी होने लग जाती है। लेकिन जो ये तलहल नाम का जो व्यक्ति रहता है, ये पीने खाने का मतलब कि जो शराब का नशीला पदार्थ का भी इस्तेमाल करता है, ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसके कारण से इसको आए दिनों पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिस कारण से निमिषा से बिना बताए ये पैसे में हेर फेर करने लग जाता है। और दोनों के बीच में पैसे को लेकर के फिर अनबन शुरू होती है। निमिषा मना करती है कि मैं पैसे जो इकट्ठा कर रही हूँ हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और मेरे जो पति हैं, मेरे जो बच्चे जो भारत लौट चुके हैं, उनको वापस लाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तभी जो ये तलहल नाम का जो व्यक्ति रहता है, इसको ये समझ में आता है कि अगर निमिषा यहाँ से चली जाएगी तो मेरी जो रोजी रोटी है, मेरा जो पैसे की जो आवक है वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो पासपोर्ट और वीज़ा छुपा देता है। निमिषा को इस बात की भनक लगती है कि उसने मेरा वीज़ा और पासपोर्ट छुपा दिया है, अब मैं भारत कैसे जाऊंगी। तो कुछ दिन ऐसे बीतते जाते हैं, दोनों के बीच में अनबन ऐसे ही बना रहता है। तभी तलहल जो है वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर के निमिषा के घर पहुंच जाता है, जहां उसके साथ में बदतमीजी करता है और उसके साथ में छेड़छाड़ करता है और दुर्व्यवहार करता है, और आगे भी ऐसी करने की धमकी देता है। तो निमिषा काफ़ी डर जाती है, इसलिए वो निमिषा उस तलहल के साथ में जो अब्दू रहता है उसके साथ में इंजेक्शन देने का प्रयास करती है, जिससे वो नशे में हो जाए, और नशीला इंजेक्शन दे करके वो घर के अंदर से अपने कागजात जो हैं, जो पासपोर्ट है, वीज़ा जो है, वो उसे धीरे से खोज निकालेगी और खोज निकाल करके भारत लौट आएगी। ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तो अब्दू आता है, उसको नशीला पदार्थ, वो नशीला इंजेक्शन लगाती है, और फिर भी वो बेहोश नहीं होता है, लेकिन फिर वो नशीले इंजेक्शन का ओवरडोज दे देती है, जिससे वो उसके मौके पर मृत्यु हो जाती है। इस बात की जानकारी जब उस तलहल के परिवार वालों को लगता है, तो वो उसके परिवार के लोग FIR करते हैं और प्रिया गिरफ़्तार हो जाती है 2017 में। प्रिया जब 2017 में गिरफ़्तार होती है, उसके बाद में पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में प्रिया कबूलती है कि मैंने इंजेक्शन सिर्फ बेहोश करने के लिए लगाया था, क्योंकि मेरा वीज़ा पासपोर्ट इसने चुरा रखा था, लेकिन ओवरडोज होने के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर निचली अदालत में 2020 में एक फ़ैसला आता है, जिसमें फ़ैसले में कहा जाता है कि प्रिया को दोषी करार दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। प्रिया का अच्छा वकील नहीं होता है, क्योंकि पैसे उसके पास रहते नहीं हैं, और जिस कारण से वो उछली अदालतों में अपना फ़ैसले के लिए आपत्ति करती है। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर आपत्ति करती है। फिर वहाँ से भी फ़ैसला आता है कि इस पे मामले पर जो निचली अदालत का फ़ैसला था यथावत सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला यही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो कोई अच्छा वकील हायर नहीं कर पाती है, पैसे की कमी के कारण से वो अच्छा वकील नहीं कर पाती है। लेकिन फिर इसी पर वो सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब जो राष्ट्रपति राशिद रहते हैं, उनके पास वो अपनी याचिका लगाती है, दया याचिका। वहाँ से कुछ बातें सामने निकल कर आती है कि जो वहाँ पर एक मर्सी पटिशन टाइप में जो रहता है, उसी प्रकार से यमन में भी है कि अगर परिवार अगर मान जाता है कुछ पैसे की, जो अगर परिवार जान के बदले में कुछ पैसा लेकर के अगर मान जाता है, तो इस पे पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं निमिषा को राहत मिल सकती है और इससे केस से बरी हो सकती है। परिवार से बात करने के लिए निमिषा का जो वकील है और जो किसी भी माध्यम से वहाँ से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन
उस व्यक्ति के परिवार से बात नहीं हो पाती है और बात कुछ बनती भी है तो 1,60,00,000 रुपए की बातें सामने आती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। लेकिन इधर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण से बात बन नहीं पाती है। उसी दौरान यहाँ पर जो उसका पति है केरल में, वो क्राउड फंडिंग की भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो पाते हैं क्योंकि पारदर्शिता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, जिस कारण से प्रिया की मदद नहीं हो पाती है। फिर मामला निकल कर सामने आ जाता है 31 दिसंबर 2024 के दिन। फिर से 1 महीने का समय मिला है प्रिया को कि अगर 31 जनवरी 2025 तक अगर कुछ फैसला सामने नहीं आता है तो इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा जो सुनाई गई है, जो फांसी की सज़ा प्रिया को मिलने वाली है, वो मिलकर रहेगी यमन में। लेकिन भारतीय जो मीडिया के अनुसार जिस प्रकार से भारतीय राजदूत जो हैं या भारतीय सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस पर एक्शन लेने के मूड में है, और जिस प्रकार से भारत सरकार का कहना है कि इस पे हम जल्द से जल्द कुछ प्रयास कर रहे हैं कि प्रिया को बचाया जा सके, और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखना है कि इसमें क्या सामने निकल कर आता है। लेकिन इस खबर को बनाने का हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करना नहीं है, अभी तो आपको जागरूक करना है कि अगर आप भी कहीं अगर बाहर इस प्रकार से जाते हैं तो किसी अन्य स्ट्रेंजर की बातों में ना आए, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें, ताकि आपका जीवन खुशहाली से चलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।